नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जेएचपी कोचिंग क्लासेस में। और मैं आपको आज केमिस्ट्री के अनसॉल्व्ड हल कराने जा रहा हूं, जिसमें क्लास 12 की केमिस्ट्री रसायन विज्ञान है। और रसायन विज्ञान क्लास 12 केमिस्ट्री में हमने सेट नंबर 1 2022 और 347 कोड नंबर है। और यहाँ तक जो हम चौथे क्वेश्चन तक तीसरे क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे, तीसरे का ग तक हम पढ़ चुके थे। और आज हमें आज क्वेश्चन चालू करना है 4 का का। 4 का का से हम स्टार्ट करेंगे। चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों, हम 4 का देखते हैं कि 4 का क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखते हैं कि 4 का क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है वो कह रहा है कि एक सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए मानक गिब्ज ऊर्जा की गणना कीजिए। तो प्रिय स्टूडेंट, जो इसमें पूछ रहा है मानक गिब्ज ऊर्जा की गणना कीजिए, जो डेल्टा जी का मान है, जी नॉट का मान पूछ रहा है। और देखते हैं, हमें यहाँ पर एक समीकरण भी दिया हुआ है। जो समीकरण है स्टूडेंट, इसमें देखिए, इसमें एक समीकरण भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 का है। क्वेश्चन नंबर 4 का दिया हुआ है। 4 का कह रहा है, इसमें समीकरण एक दिया हुआ है। समीकरण है हमारे पास Zn प्लस Cu2 प्लस और हमारे पास क्या है, एरो लगा हुआ है। और Zn2 प्लस Cu। और यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा है, सॉलिड लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या है, हमारे पास सॉलिड लिखा हुआ है क्वेश्चन में। और Ag लिखा हुआ है, AQ एक्वा। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर भी एक्वा लिखा हुआ है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सॉलिड। यहाँ पर क्या कह रहा है कि मानक गिब्ज ऊर्जा की गणना कीजिए। तो मानक गिब्ज ऊर्जा की गणना करना है स्टूडेंट। और जो हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डेल्टा जी नॉट। हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर जो जिंक है, यहाँ से यहाँ जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है या नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, -2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से यहाँ पर देखिए क्या हुआ, कापर का, यहाँ से कापर क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। क्या हुआ है स्टूडेंट, अपचयन हुआ है। +2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर आया है। जो डेल्टा जी नॉट बराबर होता है, -n एफ हमारा फैराडे होता है। और ई नॉट सेल ये हमारा जो बराबर होता है, जी नॉट बराबर क्या होता है, -NF ई नॉट सेल से। समीकरण 1 होता है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ई नॉट सेल का मान दिया हुआ पहले से ही। ई नॉट सेल का मान दिया हुआ है 1.1 वोल्ट। क्या दिया हुआ, 1.1 वोल्ट हमारे पास वही समीकरण में सबसे पहले ही दिया हुआ था क्वेश्चन में। और यहाँ पर हम जानते हैं कि n बराबर क्या है, हमारे पास n बराबर है 2। यहाँ भी देखिए, यहाँ पर भी 2 आ रहा है और यहाँ पर भी 2 आ रहा था। n का मान कितना हमारे पास 2 है। अब हम जानते हैं कि फैराडे नियतांक F बराबर जो होता है वो होता है हमारे पास 96 और 500। क्या होता है, 96 कूलाम प्रति मोल। ये होता है हमारे पास, क्या होता है, कूलाम प्रति मोल। तो हम निकाल लेते हैं क्या, डेल्टा जी नॉट का मान निकाल लेते हैं, जो होता है डेल्टा जी नॉट। ये हमसे पूछा है कि डेल्टा जी नॉट मानक गिब्ज ऊर्जा की गणना कीजिए। तो डेल्टा जी नॉट बराबर क्या होता है, माइनस देखिए n का मान क्या है हमारे पास 2। तो n का मान हम रख देते हैं यहाँ पर, सॉरी n का मान कितना है 2। और गुणे में क्या है, हमारे f का मान क्या है 96 और 500। और हमारे पास ई नॉट का मान कितना, ई नॉट का मान है 1.1। तो स्टूडेंट इसको जब आप हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा डेल्टा जी नॉट बराबर कितना, आप हल कर लेना, गुणा कर लेना। ये आ जाएगा 21.2.3 kg। ये क्या आ जाएगा, कूलाम। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा किलो जूल में आ जाएगा, किलो जूल में आ जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, ये आंसर हो। ये हमारे पास क्या दिया हुआ था कि कह रहा था कि मानक गिब्ज ऊर्जा की गणना कीजिए। तो हमारे पास यहाँ समीकरण इतना दिया हुआ था। और समीकरण में हमारे पास n का मान कितना दिया हुआ था, 2 दिया हुआ था। और ई नॉट सेल का मान पहले से ही दे रखा था। फैराडे नियतांक पर जब हम जानते हैं कितना होता है 966500 कूलाम प्रति
मोल, ये होता है हमारा फैराडे नियतांक। और आपको कैसे किस में कर लेना, सूत्र में धर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खा नंबर 4 का खा, 4 का खा कह रहा है, 4 का खा कह रहा है कि वैद्युत कण संचलन किसे कहते हैं। क्या कह रहा है, वैद्युत कण संचलन किसे कहते हैं। हम देखते हैं कि वैद्युत कण संचलन क्या है। देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, नंबर 1 टिप्पणी लिखिए, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। नंबर 1 है खा का कि वैद्युत कण संचलन किसे कहते हैं। तो लिख लेते हैं, हेडिंग है विद्युत कण संचलन, ठीक है। हेडिंग डालता हूँ कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों की गति वैद्युत कण संचलन कहलाती है। ये आपकी छोटी सी हेडिंग थी। क्या पूछ रहा था, चौथे का खा का पहला चौथे खा का पहला कहा था कि वैद्युत कण संचलन पर टिप्पणी लिखिए। हमें क्या लिखना है कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों की गति वैद्युत कण संचलन कहलाती है। ये हमारी हेडिंग थी। इसके पास नेक्स्ट हेडिंग पूछ रहा है खा का दूसरा है, जो 4 का खा का दूसरा, कि स्कंदन क्या है। स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि स्कंदन क्या है। आपने देखा होगा कि कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण होते हैं, वो जो कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण होते हैं वो क्या होते हैं कि वो कोलाइडी कण कहाँ बैठ जाते हैं, तली पर नीचे बैठ जाते हैं, और इसी घटना को हम स्कंदन कह देते हैं। तो हम लिख लेते हैं कि कोलाइडी विलयन, कोलाइडी इसकी हेडिंग है यहाँ पर हमारे पास स्कंदन या अवक्षेपण। आप हेडिंग डालेंगे स्कंदन या अवक्षेपण। तो हम लिखते हैं कि कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों का तली या नीचे बैठना ही स्कंदन क्या कहलाता है, स्कंदन या अवक्षेपण कहलाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्या कह रहा है यहाँ पर कि स्कंदन किसे कहते हैं। तो स्कंदन किसे कहते हैं कि कोलाइडी विलयन में उपस्थित जो कोलाइडी कण होते हैं, कोलाइडी कणों का तली या नीचे बैठना ही क्या कहलाता है स्टूडेंट, स्कंदन या अवक्षेपण कहलाता है। ये हमारे पास चौथे का खा का ये पहला और दूसरा क्वेश्चन हो चुके हैं स्टूडेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 4 का गा है, कौन स्टूडेंट, 4 का गा, चौथे का गा क्वेश्चन है। कहता है कि एनिलीन के नाइट्रीकरण की विधि और अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखे। तो हम देखते हैं कि हम इसमें समीकरण कैसे लिखना है। हम हेडिंग डाल लेते हैं नाइट्रीकरण। हेडिंग क्या डाल लेते हैं स्टूडेंट, नाइट्रीकरण। तो देखते हैं नाइट्रीकरण एनिलीन का क्या है, ये नाइट्रीकरण कह रहा है कि नाइट्रीकरण की रासायनिक अभिक्रियाएं भी लिखने के लिए कह रहा है। तो इसमें हम थोड़ा लिख लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन लंबा है और 4-5 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर का, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि एनिलीन का नाइट्रीकरण एनिलीन का नाइट्रीकरण करने के लिए सर्वप्रथम
सर्वप्रथम एसिटिल क्लोराइड एसिटिल क्लोराइड की क्रिया सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4 के मिश्रण से की जाती है तथा अंत में जल अपघटन द्वारा पी नाइट्रो एनिलीन मुख्य उत्पाद तथा आर्थो यानी ओ नाइट्रो एनिलीन गौड़ उत्पाद का मिश्रण प्राप्त होता है। तो देख लेते हैं स्टूडेंट, जो इसमें लिखा है हम एनिलीन या बेंजीन रिंग के ऊपर जो लगा होता है NH2, इसको हम क्या कहते हैं? एनिलीन। जब एनिलीन की क्रिया कह रहा है एसिटिल क्लोराइड का जो सूत्र होता है स्टूडेंट, एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, यह किसका सूत्र होता है? एसिटिल क्लोराइड। आप लिख लेना एसिटिल क्लोराइड की जब क्रिया कराई जाती है किसके साथ? एनिलीन के साथ कराई जाती है। तो यहाँ से एक H+ और यहाँ से Cl, यहाँ से क्या निकाल देंगे? HCl मिलकर H+ और Cl मिलकर क्या निकाल HCl, और बाकी हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा? बेंजीन रिंग NHCOCH3 क्या बन जाएगा? बेंजीन रिंग NHCOCH3 ये बन जाएगा। और इसकी क्रिया फिर क्या कह रहा है? HNO3 तथा सांद्र H2SO4 के मिश्रण से की जाती है। तो स्टूडेंट हम इसके बाद क्या कर देंगे? सांद्र जो उसमें लिखा है हम वही करेंगे, सांद्र HNO3 और प्लस में क्या कह रहा है? सांद्र H2SO4 का मिश्रण। ये दोनों हो गए ना हमारे पास मिश्रण, सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4 का मिश्रण है। और इसकी हम क्रिया करा देंगे। तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। यहाँ पर हमारे बनेंगे बेंजीन रिंग NHCOCH3 और यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा? NO2। ये नाइट्रिक हो रहा है तो NO2 बनता है यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा? बेंजीन रिंग और NH, एक आर्थो है, एक पैरा प्रोडक्ट बना करते हैं इसमें CH3 और NO2। ये हमारे पास बन गया। इसमें क्या क्या करा था कि मिश्रण से की जाती है तथा अंत में क्या कह रहा है? जो अंत में जो प्रोडक्ट बन रहा है अंत में इनका क्या क्या किया जा रहा है? जल अपघटन द्वारा पी नाइट्रो एनिलीन जो मुख्य उत्पाद है तथा आर्थो नाइट्रो एनिलीन जो गौड़ उत्पाद का मिश्रण प्राप्त होता है। हमारे पास ये जो हमारे पास क्या किए हैं? जो HNO3 तथा सांद्र H2SO4 को जो हम मिश्रण लिए हुए थे स्टूडेंट, इसके बाद हम इसकी जो क्रिया कराए हैं तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बने हुए हैं। अब इन प्रोडक्टों की क्रिया हम डायरेक्ट करा दे रहा हूँ। क्या करा दे रहा हूँ? जल अपघटन करा दे रहा है। ऐसे करके स्टूडेंट हम देख लेते हैं। जल अपघटन यानी कि मतलब
H2O के साथ हम इनको तोड़ देते हैं। अब गठन का मतलब यही होता है कि जो हमारे पास जो प्रोडक्ट बने हुए हैं इनका जल अपघटन करते हैं स्टूडेंट। जल अपघटन से हम इसका जल अपघटन करेंगे तो हमारे पास बनेगा बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग बनेगा। अब बेंजीन रिंग पे ऊपर क्या लगेगा NH, बेंजीन के पास NH2 और NO2, ये हमारे पास बनेगा। और यहाँ पर इसका जब जल अपघटन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग और NH2 और NO2। हम इसका जल अपघटन पर करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा। इनका हम सूत्र लिख लेते हैं और सूत्र हमारे पास लिखा भी हुआ है, ये मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा दिया है। क्या लिखा है यहाँ पर, पी नाइट्रो एनिलीन, पी नाइट्रो एनिलीन, इसका सूत्र क्या नाम है पी नाइट्रो एनिलीन। और इसका नाम क्या है आर्थो नाइट्रो एनिलीन। तो देखिए इसके नाइट्रीकरण की विधि और अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हमने जो इसमें लिखा है वही हमारे पास ये अभिक्रिया हमने की है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट। चौथे का घा क्वेश्चन पूछ रहा है। चौथे का घा है कि ग्लूकोज की क्रिया कराना, किसकी क्रिया, हम डाइट समीकरण, ये हमसे पूछा तो समीकरण हम डाइट बनाएंगे। कि समीकरण हम डाइट क्या करेंगे बना लेते हैं कि हम लिख लेते हैं ग्लूकोज का सूत्र। सबसे पहले हमारे पास क्या है ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। और CH2OH, ये हमारे स्टूडेंट ग्लूकोज का सूत्र होता है। ये किसका होता है ग्लूकोज का, आप यहाँ पर ध्यान रख लेंगे। और किसकी क्रिया कह रहा है NH2OH, यानी मतलब हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ कह रहा है। तो हम देख लेते हैं, क्रिया करा लेते हैं, क्या बनता है हमारे पास, एरो लगा देते हैं। ये इसका नाम लिख लेता है आप ग्लूकोज, इसका सूत्र क्या है स्टूडेंट ग्लूकोज। अब ग्लूकोज है ये, इसका नाम है हाइड्रॉक्सिल एमीन। इसका नाम क्या है हाइड्रॉक्सिल एमीन, हाइड्रॉक्सिल एमीन, इसका नाम क्या है हाइड्रॉक्सिल एमीन। ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाली अभिक्रिया है। इसका नाम क्या है हाइड्रॉक्सिल एमीन। हम एरो लगा के यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, अब देखिए यहाँ पर बनेगा CH वाला होता है वो हमेशा एल्डिहाइड पर अटैक किया करता है। ठीक है, आप ये ध्यान रख लेना। अब यहाँ पर हमारे बाकी वही उतार देना है हमको CHOH का होल 4 और CH2OH, ये हमारे पास स्टूडेंट प्रोडक्ट बन गया। और यहाँ पर हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया। अब इसका नाम लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या जल भी निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा और जल भी निकल जाएगा। इसका नाम है ग्लूकोज, क्या नाम इसका ग्लूकोज ऑक्जिम, क्या नाम इसका ग्लूकोज ऑक्जिम। इसका नाम याद रख लेना आप, कठिन है थोड़ा नाम। किसका नाम क्या है ग्लूकोज ऑक्जिम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, बहुत ही एग्जाम में पूछी जा रही है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये। ठीक है, ये क्या है आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, आप ये ध्यान रख लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा क्या था HCN के साथ कराना था। किसकी अभिक्रिया, ग्लूकोज की अभिक्रिया में HCN के साथ कराना है। तो देख लेते हैं हम ग्लूकोज की अभिक्रिया HCN के साथ। तो हमारे पास देख लेते हैं CHO और हमारे पास क्या है CHOH का होल 4, CHOH का होल 4 और CH2OH और क्या स्टूडेंट हमारे पास CH2। ये हमारे पास क्या है एक ग्लूकोज है। इसकी क्रिया हमें क्या कराई हमारे क्वेश्चन में HCN के साथ कराई। किसके साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराई HCN। इसका नाम क्या है हाइड्रोजन साइनाइड, आप लिख लेना हाइड्रोजन साइनाइड, मैं बोले दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये भी कहाँ अटैक करता है, यहीं पर अटैक करता है एल्डिहाइड में। तो CH और ये H है जो H बना लेगा OH और यहीं पर साइनाइड लग जाएगा। और ये हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा CHOH का होल 4 और CH2OH और क्या बना हमारे पास यहाँ बनेगा CH2OH। हम इसका नाम लिख लेते हैं, इसका
नाम क्या है स्टूडेंट? तो ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोस साइनो 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 ग्लूकोज साइनो हाइड्रिन। इसका नाम क्या है? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। नाम क्या है इसका? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ठीक है, इसका जो नाम है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ग्लूकोज की निम्नलिखित से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। नंबर 1 में कह रहा था हाइड्रॉक्सिलेमीन से, तो हमने क्या करा था? ग्लूकोज की क्रिया हमने हाइड्रॉक्सिलेमीन के साथ करा दिया। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना है स्टूडेंट? ग्लूकोज ऑक्जिम। क्या बना है? ग्लूकोज ऑक्जिम। प्लस में H2O निकल गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था कि ग्लूकोज की HCN के साथ कराई, तो हमने लिखा यहाँ पर ग्लूकोज, क्या लिखा? ग्लूकोज। फिर यहाँ पर क्या लिखा? HCN। इसका नाम है हाइड्रोजन साइनाइड। क्या नाम है? हाइड्रोजन साइनाइड नाम है, और इसकी क्रिया हमें कराना था। तो ये जो हाइड्रोजन साइनाइड है वो एल्डिहाइड में अटैक क्या करता है? एल्डिहाइड में अटैक करता है। एल्डिहाइड में अटैक करने के बाद यहीं पर क्या बना लेगा? CH के बाद O पा के हमारे साथ H है, तो H जो है O पा के क्या बनाएगा? OH बना लेगा। जो हमारे पास साइनाइड है, साइनाइड भी यहीं पर लग जाएगा एल्डिहाइड के यहीं साथ। तो हमारे पास ये CN लग जाएगा। अब बाकी हमें वही उतार देना है। इसका नाम क्या है? ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आप इसको भी अच्छी तरह से पढ़ लेना। तो चलते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवें का ये पूछ रहा है कि परासार दाब को परिभाषित कीजिए। तो देख लेते हैं, यहाँ पर हेडिंग डालेना आप परासार दाब। मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, आप हेडिंग क्या डालेंगे? परासार दाब हेडिंग डाल के आप लिखेंगे, और मैं सीधे सीधे आपको यहाँ परिभाषा लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कि किसी आप हेडिंग डाल के लिखना, किसी शुद्ध विलायक से विलयन में अथवा एक तनु विलयन से सांद्र विलयन में अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा विलायक स्टूडेंट जल को कहते हैं। विलायक का स्वतः का मतलब स्वयं, स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। ये क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। अब यह दाब जो विलायक के प्रवाह को मात्र रोकता है। क्या करता है? रोकता है। इस विलायक के जो प्रवाह को रोकता है, जो विलायक के कण जो जा रहे हैं अर्धपारगम झिल्ली से, उसको जो रोकता है परासरण दाब कहलाता है। ये हमारे पास जो हेडिंग थी परासरण तथा परासरण दाब, इसमें दोनों ही हेडिंग हमारे पास इंपॉर्टेंट थी कि परासरण किसे कहते हैं? परासरण मैंने बता दिया आपको। इसके बाद ये जो दाब लग रहा है विलायक के कणों को जो रोकने के लिए जो दाब लग रहा है, उसे हम परासरण दाब कहते हैं। और इसमें इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यही में पूछा हुआ कि परासरण दाब और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। तो देखते हैं हम यहाँ पर देखते हैं कि परासरण दाब, चूंकि यहाँ पर देखते हैं हम यहाँ पर लिख लेंगे, चूंकि परासरण
दाब परासरण दाब परासरण दाब दिए गए आप हेडिंग डाल लेना उसमें संबंध। आप हेडिंग क्या डालेंगे कि परासरण दाब और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। तो अब ये फिर यहाँ से आप लिखना चालू कर देंगे, ठीक है। यहाँ से लिख देना चूंकि परासरण दाब दिए गए ताप दिए गए ताप टी पर मोलरता सी के समानुपातिक होता है। क्या होता है? समानुपातिक होता है। चूंकि हम जानते हैं कि अतः परासरण दाब पाई को हम परासरण दाब बोलते हैं। परासरण बराबर होता है पाई बराबर होता है CRT। क्या होता है सूत्र? पाई बराबर CRT। चूंकि हम जानते हैं कि C बराबर N2 बटे V यहाँ पर होता है ये सूत्र स्टूडेंट। C बराबर क्या होता है? N2 बटे V। आपको याद कर लेगा। C बराबर क्या होता है? N2 बटे V होता है। और चूंकि हम जानते हैं कि पाई बराबर C की जगह हम क्या लिख सकते हैं? N2 बटे V लिख सकते हैं। N2 बटे V और RT क्या लिख दिया हमने N2 बटे V RT इतना हमारे पास लिख गया। अब चलते हैं आप इसके आगे कि यहाँ हम जानते हैं कि यहाँ लिख देते हैं V क्या है और R क्या है, T क्या है। यहाँ V विलेय के और N2 मोलों को रखने वाले विलयन का आयतन लीटर में है, ठीक है। किस में है? लीटर में। यदि M2 सॉरी आओ यहाँ पर आप नज़दीक लिख लेना। M2 मोलर द्रव्यमान का W2 ग्राम बिलियन में उपस्थित हो तब हम देखते हैं कि N2 बराबर क्या हो जाएगा फिर? W2 बटे M2 तो W जो होता है वो होता है भार, M2 बटे M जो होता है वो होता है अणुभार। तो मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार। विलेय के मोलों संख्या बराबर क्या होता है? विलेय के जो N है जो विलेय का मोल है, तो विलेय के मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार। क्या होता है? भार बटे अणुभार। आपको ध्यान रखना ये विलेय जो N है ये विलेय के मोल है, ये W क्या है? ये भार है, ये M क्या है? अणुभार है। तो हमारे पास सूत्र क्या निकलेगा? N2 बराबर आएगा W2 बटे M2। यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। तो हम ये सूत्र में रख देते हैं कि हमने क्या लिखा था कि पाई बराबर हमारे पास क्या है? N का मान हम रख देते हैं N2 की जगह हम रख देते हैं। N2 की जगह रख देंगे यहाँ तो क्या निकल आएगा? हम आ जाएगा W2 बटे M2 गुणे V, क्योंकि आयतन भी है हमारा ना, तो V आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है? हमारे पास RT भी है और हम लिख दिया RT, ठीक है। अब इसके बाद हमें M2 का मान निकाल लेंगे यहाँ पर। तो M2 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? M2 बराबर ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ जाएगा कैंची गुणा में, तो आ जाएगा W2 और RT बटे में क्या आ जाएगा? पाई और V परासरण। और ये हमारे पास ये हमारे एक व्यंजक निकला जो हमारे पास क्या पूछ रहा था? संबंध पूछ रहा था। हमारे पास ये संबंध आ गया और हम लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम लिख
सकते लिख सकते हैं। ये हमारे पास ये संबंध पूछा, हमने संबंध स्थापित कर दिया और ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये संबंध पूछ रहा था। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए इकाई तथा व्यंजक लिखिए। क्या पूछा है स्टूडेंट कि शून्य कोटि, क्या पूछ रहा है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए इकाई तथा व्यंजक लिखिए। ये हमारे पास 5वें का खा क्वेश्चन है, हम इसको भी कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है, शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए इकाई यानी कि यूनिट तथा व्यंजक लिखिएगा। लिखना कह रहा था, वो व्यंजक प्रूव करने के लिए नहीं कह रहा है, तो हम लिख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है हमारा, 5वें का खा। क्या है, 5वें का खा लिख लेते हैं यहाँ पर, 5वें का खा। तो ठीक है, तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हम व्यंजक लिख रहे हैं। तो चलिए आप भी लिख लीजिए। क्या कह रहा है यहाँ पर, शून्य कोटि अभिक्रिया। ठीक है, हम पहले देख लेते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया कहते किसे हैं। ठीक है, शून्य कोटि अभिक्रिया हम हेडिंग डाल लेते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, हम देख लें शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो इसमें सबसे पहले हम थोड़ा लिख लेते हैं कि वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्या क्वेश्चन पूरा था कि शून्य कोटि की अभिक्रिया हमें पूछा, तो हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया पहले बता दिया। इसके बाद इकाई और व्यंजक पूछा है। इकाई और व्यंजक भी मैं आपको बताऊंगा। इतना हुआ। अब इसमें उसका उदाहरण समझ लेते हैं। उदाहरण देख लेते हैं स्टूडेंट। जैसे हमने ले लिया कि N2O लाफिंग गैस और AU किसकी उपस्थिति में, AU यानी कि मतलब सोना। तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, N2 प्लस में O2। क्या निकल जाएगा, N2 प्लस में O2 निकल जाएगा। यहाँ पर संतुलित कर लेंगे। क्या कर लेंगे, संतुलित कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या निकलेगा, N2 और O2 निकल जाएंगे। तो हम जानते हैं कि इस अभिक्रिया की दर N2O की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। क्या नहीं करती है, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, यानी N2O की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि ये अभिकारक है, इनकी सांद्रता पर ये नहीं निर्भर करती। कहता है इस अभिक्रिया की जो दर है, जो रेट यानी मतलब दर N2O की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। N2O क्या है, हमारा एक अभिकारक है, तो इसकी दर क्या है, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। और इसके बाद हमारे पास यूनिट पूछा था, इकाई पूछे थे, व्यंजक वेग स्थिरांक का व्यंजक। इस यहाँ पर हमें क्या पूछा था, वेग स्थिरांक का व्यंजक। क्या पूछा था, वेग स्थिरांक का व्यंजक। तो यानी मतलब के, तो के बराबर क्या होता है हमारे पास, 1/2 टी, और हमें जानते हैं 1/2 टी और A नाट माइनस ए, और ये ब्रैकेट लगा लेंगे, ये हुआ हमारे पास। तो हमारे पास अब देखते हैं यहाँ पर वेग स्थिरांक
वेग स्थिरांक के बराबर, यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा 1/2। ये इसकी जगह हम क्या आ जाएगा हमारे पास, इसकी जगह हमको एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा। और हमारे पास क्या निकलेगा सूत्र के बराबर 1x/t। ये सूत्र हमारे पास क्या आ जाएगा व्यंजक x/t आ जाएगा, क्या आ जाएगा x/t आ जाएगा। और ये हमारे पास यहाँ पर मात्रक भी पूछा था, यानी कि मतलब यूनिट भी पूछा था हमारा, हम निकाल लेंगे के का मात्रक, क्या निकालेंगे मात्रक, यानी कि मतलब इकाई, जो इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है इकाई यूनिट मात्रक, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं मात्रक जब हमारे पास सूत्र क्या है x/t, हमारे पास सूत्र क्या है x/t। तो ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं x का मोल लिख लेते हैं, यहाँ पर x का मोल, अब बट्टे यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं t का मोल, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं x का मोल। तो हम जानते हैं कि जो x बराबर जो होता है स्टूडेंट, x बराबर होता है मोल, x बराबर क्या होता है मोल बटे लीटर, मोल बटे लीटर होता है, क्या होता है मोल बटे लीटर। और यहाँ पर t क्या होता है सेकंड, t क्या होता है सेकंड, सेकंड क्या होता है t क्या होता है सेकंड। तो हमें यहाँ पर मात्रक क्या निकाला जाएगा के बराबर, मात्रक हमारा निकाला आएगा मोल ली, इसको हम ऊपर ले जाएंगे क्योंकि बट्टे में ऊपर ले जाएंगे इनवर्स में जाएगा, मोल लीटर माइनस 1 इनवर्स, और ये भी ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स, क्या आ जाएगा सेकंड इनवर्स। ये हमारे पास क्या आ जाएगा मात्रक आ जाएगा, ये हमारा पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट मात्रक, यानी मतलब यूनिट आ जाएगा, ये इकाई आ जाएगी, क्या आ जाएगी मात्रक यूनिट, जिसे हम इकाई बोलते हैं, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी। और चलते हैं स्टूडेंट, हमारा यहीं से आज का वीडियो समाप्त हो हुआ। और इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और मैं आपको ये वीडियो इसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे हुए हैं और मैं आपको कल बना दूंगा, कल नहीं तो परसों ज़रूर बना दूंगा, ठीक है। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।